मोहब्बत से मोहब्बत तक किस्त नंबर 4। मौसम सरमा की स्याह रात सिकंदर हाउस पर फैल चुकी थी। फातिमा भाभी मुलाजिमों के साथ मिलकर खाने की मेज लगा रही थी। उस्मान सिकंदर समेत सभी मेज के गिर्द मौजूद थे, सिवाय हानिया के। उस्मान सिकंदर की नजर हानिया की खाली कुर्सी पर पड़ी तो उनके दाएं तरफ मौजूद थी। हानिया कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी? वो अपने कमरे में है अब्बू। मैंने बुलाया था उसे पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। फातिमा ने इत्तला दी। क्या मतलब जवाब नहीं दिया? तुम्हें दोबारा पूछना चाहिए था कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो। उस्मान सिकंदर ने फिक्रमंद लहजे में बोले। मैंने दो दो तीन बार दरवाजा खटखटाया पर उसने दरवाजा नहीं खोला। मुझे लगा कि वो सो रही है इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। फातिमा ने वजाहत देते हुए कहा। मैं खुद बुलाकर लाता हूं। उस्मान साहब अपनी जगह से उठे और चल दिए। आप बैठे, मैं अब्बू मैं बुला लाता हूं हानिया को। उनके उठने से पहले फैजान भाई ने उठते हुए कहा तो वो बैठ गए। हानिया, हानिया दरवाजा खोलो। फैजान मुसलसल दस्तक देते हुए उसे पुकार रहा था मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। वो कुछ देर तक उसे पुकारता रहा मगर जब दरवाजा न खुला तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तशवीश बढ़ने लगी। कुछ ही देर में उस्मान साहब समेत सब लोग हानिया के कमरे के सामने मौजूद थे, दरवाजा खोलने की कोशिशें कर रहे थे। हानिया की वालिदा नुसरत बेगम खौफ और परेशानी से निढाल थीं। फातिमा भाभी भी उन्हें तसल्ली दे रही थीं। फैजान और जैद दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस्मान साहब ने अपने सबसे छोटे बेटे हारिस का सहारा लिए खड़े थे, बेहद परेशान। उनका दिल रुक रुक कर चल रहा था। हर गुजरता लम्हा उनके खौफ और खदशात में इजाफा कर रहा था। बहुत कोशिशों के बाद एक जोरदार आवाज से दरवाजा खुला और सामने दिखाई देने वाले मंजर ने सबको सकते में डाल दिया। हानिया बेड पर आड़ी तिरछी बेहोश पड़ी थी। बेड की चादर खून से रंगी हुई थी जो हानिया की कलाई से निकल रहा था, जबकि दूसरे हाथ में टूटे हुए कांच का टुकड़ा था जिससे उसने अपनी कलाई काटी थी। हानिया को फौरी तौर पर आईसीयू में ले जाया गया। नुसरत बेगम की रो रो कर बुरी हालत थी। उस्मान साहब के लिए हर लम्हा किसी अजाब की सूरत का था। 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद जब डॉक्टर्स ने उन्हें इत्मीनान सी खबर सुनाई तो उनकी हालत अब बेहतर है तो सबको कुछ ना कुछ हौसला हुआ। सबके लाख मना करने के बावजूद भी उस्मान साहब घर नहीं गए। वो बजिद थे कि हानिया के बगैर घर नहीं जाएंगे। आखिर सबको उनकी जिद माननी पड़ी। उस्मान साहब पूरी रात हानिया के पास बैठे रहे, एक पल के लिए भी न सोए। वो मुसलसल एक ही बात सोचे जा रहे थे कि आखिर हानिया ने ये सब कुछ क्यों किया। अगले दिन हानिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके होश में आने के बाद सब ने उससे एक ही सवाल कर रहे थे कि तुमने ऐसा क्यों किया हानिया। इन सब सवालों के जवाब में हानिया सिर्फ खामोश रहती। उसे जैसे चुप सी लग गई थी। उसके रवैये ने सबको मजीद परेशानी में डाल दिया था। उसके बरक्स उस्मान सिकंदर ने हानिया से न कुछ पूछा न कोई बात की और बाकी सबको भी हानिया से सवाल जवाब करने से मना किया। रात गहरी हो चुकी थी। हानिया अपने कमरे में आराम कर रही थी जब उस्मान साहब ने उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाओ, हानिया ने नकाहत भरे अंदाज में कहा। उस्मान साहब कमरे में दाखिल हुए। हानिया ने सर उठाकर उन्हें आते देखा तो घबरा गई और उठकर बैठने की कोशिश की मगर कमजोरी और नकाहत की वजह से उसकी कोशिश नाकाम रही। लेटी रहो। उस्मान साहब ने उसे उठते देखा तो फौरन कहा। वो लेटी रही, कुछ लम्हे खामोश रही। फिर उस्मान साहब ने कहना शुरू किया।
क्या तुम्हें मुझसे कुछ शिकायत है हानिया? नहीं पापा, हानिया ने तड़प कर नफी में सर हिलाते हुए कहा। तो फिर तुमने ऐसी हरकत क्यों की? अपनी जान लेने की कोशिश क्यों? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम पर क्या गुजरती? मैं कैसे जीता, तुम्हारी मां कैसे जिंदा रहती? तुमने सिर्फ अपनी अपनी सोची। क्यों किया तुमने ऐसा हानिया? आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दें प्लीज। हानिया ने आंसू गालों पर बहने लगे थे। वो रोते हुए उस्मान साहब से कह रही थी, मुझे सिर्फ वजह बताओ हानिया, जिसके लिए तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। जवाब दो हानिया, बताओ मुझे क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो हानिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे वाहज से खुला नहीं चाहिए बाबा। मैं आप, मैं और वहाज में से किसी का एक का इंतखाब नहीं कर सकती। और अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं फिर से यही करूंगी। मैं अपनी जान ले लूंगी, क्योंकि मेरे लिए आप और वहाज को छोड़ने से ज्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं। वो रोते हुए सर झुकाए कह रही थी। उस्मान साहब आंखों में बेएतबारी लिए उसे देखते रहे, फिर एकदम उसके पास उठे और जाने के लिए मुड़े जब हानिया ने उनका हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी बाबा, प्लीज मुझसे नाराज ना हो। मैं जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया, पर मैं वहाज से खुला नहीं ले सकती। प्लीज बाबा, मेरी खातिर सब कुछ भुलाकर उसे माफ कर दें। उस्मान साहब ने कोई जवाब ना दिया। वो जैसे किसी सदमे में थे। हानिया की बात खामोशी सुनने उन्होंने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और खामोशी के साथ कमरे से भीगी आंखों के साथ बाहर निकल आए। अगले दिन सुबह का सूरज अपने आप में गैर मुतवक्के तब्दीलियां लिए हुए था। नाश्ते की मेज की गिर्द मामूल की चहल पहल दिखाई देती थी। सभी मेज पर मौजूद थे, मगर अभी नाश्ता शुरू नहीं किया गया, क्योंकि उस्मान साहब अभी तक नहीं आए थे। हानिया भी डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रही थी जब उसने देखा कि फातिमा भाभी ने कहा, अरे तुम क्यों आई खुद? मैं तुम्हारा नाश्ता तुम्हारे कमरे में ला रही थी। मुझसे अकेले नहीं खाया जाता, आपको पता है ना। और वैसे भी मैं कमरे में बैठ के उकता गई थी। हानिया ने कहा, ओहो, तो आप हमें पहले बताती, हम आपके कमरे में कोई ऐसा डांस फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज करवा देते। हारिस चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला। हारिस, फैजान भाई ने उसे नरमी से टोका, फिर हानिया की तरफ देखा जिसकी रंगत पीली और आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी हानिया? ठीक है, अब काफी बेहतर है, हानिया ने मुतमईन अंदाज में कहा, मगर वो मुतमईन नहीं हुआ। उसकी हालत देखकर कोई भी मुतमईन नहीं हो सकता था। इसी दौरान उस्मान साहब भी डाइनिंग हॉल में तशरीफ ले आए। उन्हें सुबह खैर कहकर सबने नाश्ता शुरू किया। आज उस्मान साहब मामूल से ज्यादा संजीदा और खामोश थे, और उनके रवैये से हानिया दिल ही दिल में खौफजदा थी। सब खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। उस्मान साहब ने अचानक फैजान से कहा, फैजान। जी बाबा। मुझे पता करके बताओ कि वह आज यहीं है या कराची वापस जा चुका है। मुझे उससे मिलना है। अगर वो यहीं है तो उसे कांटेक्ट करके कहो, या तो वो यहां आ जाए या वो जगह बता दे, मैं खुद मिल लूंगा उससे। ये कहकर वो कुर्सी से उठे और चले गए। मगर अब क्यों मिलना है बाबा? फैजान पूछे बगैर न रह सका। कुछ अधूरे फैसलों को हतमी तौर पर लेने का वक्त आ गया है। हानिया की सांस रुक गई। वो कहकर चली गई और उनके जाने के बाद डाइनिंग रूम में सन्नाटा छा गया। सेमिनार खत्म हुआ तो वहाज हॉल से बाहर निकला। वो काफी उजलत में दिखाई दे रहा था। वो जल्द से जल्द इस शहर से दूर जाना चाहता था। 1 घंटे में उसकी फ्लाइट थी। वहां से सीधा उसने एयरपोर्ट जाना था। वो अहमर के हमरा पार्किंग की तरफ बढ़ रहा था जब उसका मोबाइल फोन बजने लगा। नंबर गैर शनासा था। उसने फोन यस करके कान से लगाया। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम वहाज। वालेकुम अस्सलाम। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? वहाज ने उलझन के अंदाज में पूछा। मैं फैजान बात कर रहा हूँ वहाज, दरअसल तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। क्या तुम अभी इस्लामाबाद में हो? जी हूँ, 1 घंटे में मेरी फ़्लाइट है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बाबा तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम आ सकते हो अभी? नहीं, क्योंकि मैं उनसे मिल चुका हूँ और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उनसे दोबारा मिलने की ज़रूरत है, वहाज ने तलखी भरे अंदाज में कहा। मैं जानता हूँ वहाज, तुम पर दोबारा मिलना मुश्किल है। वो अपना फैसला बदल चुके हैं। अगर तुम नहीं आ सकते तो उन्होंने कहा है कि वो खुद आ जाएंगे तुमसे मिलने। तुम अपना पता दे दो, फैजान ने नरमी से जवाब दिया। वहाज कुछ देर खामोश रहा, सूरत हाल को समझने की कोशिश की। सब उसके लिए बहुत गैर मुतवक्के था। ठीक है, मेरा आ रहा हूं, आप उन्हें बता दीजिए। ठीक है, दूसरी तरफ से फैजान ने जवाब दिया। वहाज ने फोन बंद करके कोट की जेब में डाला और गाड़ी में बैठ गया। वो एक बार फिर सिकंदर हाउस में मौजूद था। उस्मान सिकंदर इसके बिलमुकाबिल बैठे थे, उनके साथ फैजान और जैद भी थे। मुझे हानिया की रुखसती पर कोई एतराज नहीं, पर मैं चाहता हूं कि ये रुखसती जल्द से जल्द हो जाए, इसी हफ्ते के अंदर। वहाज ने गैर यकीनी से उन्हें देखा। ऐसी ही गैर यकीनी फैजान और जैद की आंखों में भी थी। ठीक है, तो इसी हफ्ते की कोई तारीख रख लीजिए, वहाज ने कुछ देर बाद सोचकर कहा। पर बाबा इतनी जल्दी क्यों? फैजान ज्यादा देर खामोश न रह सका। इनके निकाह को 8 साल हो चुके हैं फैजान, अब भी तुम कह रहे हो इतनी जल्दी? कुछ था उनके लहजे में, फिर फैजान कुछ न कह सका। इसी हफ्ते की 12 तारीख कैसी रहेगी? वो वहाज से पूछ रहे थे। जी बेहतर है, वहाज ने नहायत तहम्मुल से जवाब दिया और जाने के लिए खड़ा हो गया। चलता हूं, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है, बाकी के मामलात फोन पर तय कर लेंगे। हाँ ठीक है, तुम खैरियत से जाओ, उस्मान साहब ने अपनी जगह से उठते हुए बोले। खुदा हाफिज। वाज ने उनके साथ हाथ मिलाया, फैजान और जैद से मिला और बाहर निकल गया।